छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव है विधानसभा के। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि बीजेपी की तीसरी टर्म में सरकार है और एक गैर आदिवासी जो है वो यहाँ मुख्यमंत्री है, उसको लेकर बहुत गुस्सा है। बीएसपी जो है वो लगातार नए तरीके से अपनी जगह बनाने की कोशिश में है और ग्रास रूट पे वो काम कर रहे हैं। उनके एक विधायक भी हैं अभी जो छत्तीसगढ़ जो अभी वर्तमान विधानसभा है। मेरे साथ उनके प्रभारी हैं भीम राजभर जी और साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट हैं ओपी वाजपेयी जी। क्या रणनीति है आप लोग की? प्रभारी साहब अगर बात करें तो क्या रणनीति आप लोग की बताइए। हाँ, छत्तीसगढ़ में माननीय बहन जी का स्पष्ट निर्देश है कि यदि हमारे साथ आदिवासी समाज लग करके करते हैं और कम से कम पूर्ण बहुमत की न सही इस प्रदेश की सरकार को यदि अनबैलेंस करने में सहयोग देती है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस पैमाने पर आदिवासियों की आबादी है तो बहुजन समाज पार्टी हर हाल में आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाने की प्राथमिकता देगी। ये माननीय बहन जी का स्पष्ट मत है, कहना है। ये आदिवासी समाज में एक बड़ी छटपटाहट है कि एक गैर आदिवासी जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, तो इसको आप लोग समझ रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति है? आपके पास कितने आदिवासी बड़े लीडर नेता हैं जो आप लोग के साथ काम कर रहे हैं? हमारे पास छत्तीसगढ़ के अंदर में यंग लीडर है आदिवासी समाज में, कई हमारे पास पुराने भी हैं। जैसे हमारे इधर से अभी बस्तर से हेमंत पोयाम जी हैं, उधर हम सरगुजा की तरफ बात करें तो खुसरो जी हैं, ओपी खुसरो जी। तो ऐसे हमारे पास आदिवासी समाज में टैलेंटेड लीडर है, लीडर की कमी नहीं है। और इस बार उन लोग भी कोशिश में लगे हैं कि लोगों को उनकी वोट की कीमत समझाएं और लोग जब अपनी वोट की कीमत समझेंगे तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को जिता करके देंगे। जो बीएसपी की बात होती है तो जो हाई कमान है आप लोगों का वो नए प्रयोग कर रही है। कर्नाटक में आप लोग का जेडीएस से समर्थन है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी आप लोग किसी इस तरह के एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे? जो गुजरात आप लोगों ने कर्नाटक से शुरू की है, जेडीएस से आपका समर्थन है, अभी बेंगलोर में बीएसपी सुप्रीमो की रैली हुई थी, 10 लाख के करीब लोग आए थे, कोई प्रयोग भी करेंगे आप लोग यहाँ? निश्चित तौर पर कि जो हमारे रीति नीति से सहमत हो जाएं तो इस छत्तीसगढ़ में भी अपने जैसे विचारधारा वाला लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी इस बार समझौता करने में पीछे नहीं रहेगी। माननीय बहन जी ने सबके लिए दरवाजा खोल दिया है आज के तारीख में। यदि कोई हमसे समझौता करना चाहे सम्मानजनक तो बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खुला है और इस प्रदेश में हम समझौता करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उस दिशा पर कहीं कहीं चर्चा भी हो रही है और जब पूरा हो जाएगा तो आप जैसे लोगों को बताएंगे ही। वाजपेयी साहब, आपसे मेरी बातचीत हो रही थी ओपी जी, तो एक सर्वजन वाला जो नारा था लोगों का, कई तरह के आपके जो समर्थक है, हार्डकोर समर्थक है, वो कहते हैं कि मान्यवर के समय बहुजन नारा था, उसको सर्जन हुआ। आपने जो लॉजिक दिया, डिफेंड किया, जरा एक बार नेशनल दस्तक के जरिए तमाम दर्शकों को बताइए कि उसके पीछे क्या तर्क है और उससे पार्टी कितनी मजबूत हो रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के काम करती है। संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो सपना देखा है, बहुजन समाज पार्टी उसी कारवा को मंजिल दिलाने के लिए संघर्ष कर रही। ये बात सभी जानते हैं। हर मंच पर माननीय बहन जी के पहले मान्यवर कांसीराम साहब बार बार उस बात को लोगों को समझाए कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, यह एक परिवर्तन का आंदोलन है। हर तरह से परिवर्तन, गैर बराबरी जो है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, ये सभी गैर बराबरी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन के रूप में काम करती है, बाद में पार्टी है। तो जब बीएसपी सत्ता में आएगी, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में बीएसपी सत्ता में रही, तो कोई भी दल जो बीएसपी के पहले रही वो किसी विशेष लोगों को विशेष सहूलियतें देती रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संतों गुरुओं महापुरुषों के विचार पर है, तो वो किसी समाज का हित नहीं करते और जब नहीं करना है तो सर्वजन कहने में क्या बुराई है। एक बात बताइए कि आपके साथ प्रभारी भी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली से सीधे आते हैं आप, युवाओं को, महिलाओं को जोड़ने के लिए आप लोगों ने नई रणनीति अपनाई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है खासकर बहुजन समाज के युवाओं और महिलाओं को कितना तेजी से आप लोग जोड़ पा रहे हैं?
सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं और युवाओं की रणनीति माननीय बहन जी के निर्देशानुसार पार्टी में 50% नौजवान पदाधिकारी बनाए जाते हैं और ग्रास रूट से लेके टॉप तक हमारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जोन कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ तक देखिए हम स्टेट के प्रभारी हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग युवाओं को भी प्राथमिकता माननीय बहन जी के निर्देशानुसार है और युवा ही इस बार यूथ पावर इज नेशनल पावर बनेगी और बीएसपी के लिए छत्तीसगढ़ में टर्निंग पॉइंट बनाएगी। जहां तक महिलाओं का सवाल है तो बाबा साहब ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है और माननीय बहन जी इस देश की आयरन लेडी है, न्याय की देवी है। जैसा कि विदित है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा इस वर्ल्ड की 8वें नंबर की स्ट्रांग लेडी है। तो माननीय बहन जी से प्रेरणा लेके आज छत्तीसगढ़ में चाहे वो शोषित हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, कोई भी अकलियत हो, सारे महिलाओं का, सारे नए यंग जनरेशन का, मेल फीमेल, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी लग के शक्ति प्रदान कर रहे हैं और निश्चित ही यूथ और महिलाओं पे पार्टी का फोकस है। और आने वाले दिनों में अभी देखिए हमारी यहाँ इस जोन की माननीय लता गेडाम साहिबा हैं, उनके अभी देखिए अभी 2 दिन पहले 18 तारीख को महिला सम्मेलन हुआ था और काफी भी, और हमारी तो यहाँ एक तरह से ये प्रेरणा दे रही है कि नीला ब्रिगेड कोरबा हो, बिलासपुर जोन में, या सरगुजा हो, या रायपुर जोन हो, या फिर बस्तर हो, यंग जनरेशन में नीला ब्रिगेड एकदम तैयार हो रहा महिलाओं के रूप में, जो आने वाले दिनों में इस छत्तीसगढ़ में 2018 में टर्निंग पॉइंट बनेगा और स्टीयरिंग हमारे हाथ में होगी सरकार। देखिए, एक परसेप्शन बनाया जाता है मीडिया के द्वारा, मैंने टेलीविजन चैनल भी काम किया, अखबार देखिए, टेलीविजन देखिए, कि जो बीएसपी के जो नेता होते हैं वो वोकल नहीं होते, जबकि मैं जिनसे मिलता हूँ ये अलग बात है कि उन पर अनुशासन बहुत है, वो अनुशासित होते हैं, पार्टी आला कमान को बहुत सम्मान करते हैं और वो पार्टी लाइन जब जरूरत होती है तभी वो बात करते हैं, बेवजह वो नहीं बात करते, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ, अम्बेडकरवादी आंदोलन की समझ जो है वो बहुत गहरी होती है। भीम राजभर जी से जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये परसेप्शन बनाया गया है जानबूझ के कि वो वोकल नहीं होती है, बात नहीं करते हैं। राजभर जी एक बात बताइए कि जिस तरह से आप लोग छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं जी, एक नया फरमान, पता नहीं मैं गलत हूँ सही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में था तो मुझे पता चला कि बहन जी और पार्टी ने फैसला किया है कि पैर छूने की परंपरा खत्म करके और जय भीम बोलना है सबको। ये जानकारी कितनी सही है? मुझे कम जानकारी है, मैं चूंकि छत्तीसगढ़ में हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप दिल्ली से बीएसपी की थीम को समझिए, ये संतों महापुरुषों की विचारों पर चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब ने समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ी। भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकारों में एक समानता का भी है, जिसमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे कहीं भी हमें संदेह हो। नहीं, ये स्ट्रिक्ट कहा गया है, बहन जी का सब लोग पांव छूते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं छूना है। ऐसा कुछ नहीं है, श्रद्धा से लोग सम्मान दे, वो बात अलग है, लेकिन सदैव सदैव रहा है कि हम बराबर शेक हैंड करते हैं, जय भीम करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिसके जो है जय भीम करे, सलाम करे, नमस्कार करे, प्रणाम करे, ये शुरू से ही है कि कोई किसी। बताइए कि जैसे गुजरात में चुनाव हुआ, वहां मजबूती से लड़े आप लोग, कर्नाटक में नई रणनीति के साथ आप लोग आ रहे हैं, आप प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत मौका, चूंकि आदिवासी, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बहुत सबसे मार्जिनल 97% मैंने सुना है कि यहाँ गैर सवर्ण वोट है, तो इसके लिए कोई खास स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप लोग? कैसे मतलब ड्राइविंग सीट अपने पास करेंगे, उसका तर्क क्या है, उसके पीछे क्या आप लोग की रणनीति है? इस बार 17 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, जो रणनीति, जो नीति आज तक सफल नहीं हो पाई। मैंने पहले बताया कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, इनका नाम ही ओम प्रकाश वाजपेयी जी है, और मैं समझता हूँ इस बार ओम प्रकाश के रूप में इस छत्तीसगढ़ में इनके नेतृत्व में और रणनीति और नीति के तहत हम प्रकाश लाएंगे नीला, और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएंगे। इसके लिए रणनीतियां बन रही हैं और हम लोग एकदम ग्रास रूट पे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, ये बीएसपी जो है वो पूरी तरह से एकदम से बदलाव के मूड में, उसके नेता जो हैं बात करने लगे हैं, मीडिया से भी बात करने लगे हैं, प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। वाजपेयी साहब, एक और सवाल कि छत्तीसगढ़ की जो पूरा गणित है, कास्ट स्ट्रक्चर पर, मजहबी स्ट्रक्चर पर यहाँ वोटिंग हो रही है, कास्ट स्ट्रक्चर पर, जाति की समझ, आरक्षण, इन सब मुद्दों पर बहस क्या आप लोग तेज कर पाए?
हाँ, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जो जात की जो व्यवस्था है, अब लोग समझने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जो नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। शुरू में लोगों को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब लोगों को समझ आने लगी है। ये रिजल्ट में दिख रहा है। ये अलग बात है कि बहुजन समाज पार्टी से वो लोग नहीं जीत पा रहे, लेकिन आज दूसरे जो मनुवादी पार्टी है वो मजबूर हो गए कि बैकवर्ड के लोगों को टिकट दे करके वो जिताएं। जबकि बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, मध्य प्रदेश थी, तो मध्य प्रदेश का आप रिकॉर्ड देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले इधर 48 लोकसभा का सीट हुआ करता था, ले दे करके 2 बैकवर्ड जीत करके जाते थे। 2 बैकवर्डों को टिकट दे दिया तो बड़ी बात होती थी। लेकिन आज के तारीख में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से ही रायपुर से भी बैकवर्ड का आदमी है, दुर्ग से भी बैकवर्ड का आदमी है, इधर महासमुंद से भी बैकवर्ड का आदमी जो जनरल सीट है, कोरबा देखेंगे कोरबा से भी बैकवर्ड का आदमी है, बिलासपुर देखेंगे बिलासपुर से भी बैकवर्ड का आदमी है। तो एक तरह से लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर में बैकवर्ड के लोग आज सांसद बन के जाने लगे। एक जो सवाल बनता है कि तीसरा टर्म है बीजेपी का, लोगों में बहुत नाराजगी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्याएं हैं, तो इसको लेकर आप लोग कितना मार्क्स देते हैं? क्या बीजेपी को जिस तरह से वो सरकार में है, आरएसएस जिस तरह से काम करती है, क्या आप लोग अभी 1 साल में, मतलब इसी साल चुनाव होगा तो मान के चलिए अभी 3 महीने निकले हैं, फरवरी खत्म हो रहा है तो 9 महीने का समय है, तो इसमें कितना प्रचार प्रसार और किस तरह से आप लोग बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो, लोगों में कैसे अवेयरनेस ला रहे हैं और क्या मुद्दा है जिनको लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? क्योंकि आदिवासी समाज जल जंगल जमीन की बात कर रहा है, आरक्षण खतरे में है, संविधान बदलने की बात हो रही है, क्या ये सब महत्वपूर्ण लगता है कि आपको मुद्दा बन पाएगा छत्तीसगढ़ चुनाव में? हाँ, इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर में जो आदिवासियों ने मुद्दा उठाया है, जल जंगल जमीन, ये तो एक बड़ा मुद्दा बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर में रमन सिंह जी के द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके अंदर में जब से केंद्र में सरकार आई और इस पिछले 14 साल में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, महिलाएं अलग परेशान हैं, व्यापारी अलग परेशान हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के ऊपर छत्तीसगढ़ में तो बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये अलग बात है कि इधर जो मनुवादी मीडिया है वो इसे दिखाने का काम नहीं करती है, लोगों का सपोर्ट नहीं करती है। मीडिया जो है, चाहे हमें कोई गोली मार देंगे इधर से, या उन्हीं के नाते रिश्तेदार मीडिया पर बैठे हैं, इसलिए मीडिया वाला ये चीज दिखाता नहीं है। और रही सवाल बहुजन समाज पार्टी इस विषय को लेकर के, माननीय बहन जी के निर्देश पर पहले प्रदेश स्तरीय बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया, ईवीएम के खिलाफ में भी बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया। दूसरी बार हम लोगों ने इसे संभाग स्तर पर धरना प्रदर्शन किए, फिर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किए, अब इसे हम विधानसभा स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। और विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन की शुरुआत मैंने खुद इधर बलौदाबाजार जिले के भाटापारा विधानसभा से चालू किया, फिर उसके बाद उधर जांजगीर जिले के अकलतरा सीट पर धरना प्रदर्शन हुआ। तो इस तरह से विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन चालू हो गया है, जो चुनाव तक ये चलता रहेगा धरना प्रदर्शन का जो काम है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही 14 साल से, मतलब इसमें ट्राइब के साथ इतना अन्याय अत्याचार हुआ, यहाँ तक के ट्राइबल महिलाओं की स्तन को निचोड़ करके दिखाया गया, निचोड़ा गया कि ये शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है। इससे बड़ा आताताई और क्या सरकार हो सकती है? आप देखिएगा कि इस छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के बच्चों का पिछले 4 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला, और ऊपर से बच्चे लोगों ने जो छोटा मोटा खाता खोलवा रखा है, आधार कार्ड से लिंक करवा दिया, और सरकार उसमें जो भी छोटा मोटा पैसा जाता है उसे माइनस कर दे रही है। जो नीति उन्होंने बनाया कि 3000 रुपए रहना चाहिए खाते में स्टेट बैंक ने, तो इससे अनुसूचित जाति के बच्चों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो अनुसूचित जाति का आदमी इस नीति को रत्ती भर भी समझेगा, बीजेपी की इस नीति को, एक भी वोट इस बार अनुसूचित जाति का छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जाने वाला नहीं है। क्योंकि आप एक बताइए मुझे कि एक विद्यार्थी के खाते में क्या 3000 से ज्यादा पैसा रह सकता है? अब यदि वो 3-4 साल का स्कॉलरशिप भी उन्हें नहीं दिया गया
तो ये कितना बड़ा अन्याय है। आज आप देखिए शिक्षा का बजट घटा दिए, अनुसूचित जाति को मिलने वाले जो स्कॉलरशिप के लिए जो बजट था उसे सिर्फ 40 करोड़ रुपए पर ला करके रख दिए, जो कभी 400 करोड़ होता था अनुसूचित जाति के लिए, आज 40 करोड़ पर ला करके रख दिए। पिछले इतने दिनों से स्कॉलरशिप नहीं मिला। अब यदि वो खाते में आता भी है तो उन बच्चों के खाते में माइनस दिखा रहा है। अब खाते में कहीं आप जैसे लोग यदि दिखाएं इसे बड़े पैमाने पर, अब वो सरकार बोले वोट नहीं मिलेगा कहीं खाते में डाले, तो वो पूरा का पूरा पैसा बैंक को चले जाएगा, बच्चे लोगों को इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार, ये पूरी तरह मनुवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था को फिर से ये कायम करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अकलियतों, अल्पसंख्यकों से निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझें और ऐसे सरकार को कभी दोबारा मौका न दे। और मैं तो स्पेशली कह रहा हूं, ताकत से कह रहा हूं कि कोई भी अनुसूचित जाति का आदमी जिनको ये बात पता चल चुका है, हम इसे बार बार धरना प्रदर्शन में भी उठाएंगे, इसके लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें भी लगाएंगे कि भाई आपके साथ किस बड़े पैमाने पर अन्याय ये सरकार कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार अनुसूचित जाति का एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। एक आखिरी सवाल है आप दोनों लोगों से, जिस तरह से ये जो लोग बैंक से पैसे लेके भाग रहे हैं और मोदी जी पकौड़ा बेचने के लिए कह रहे हैं, ये मैसेज आप लोग, और बेरोजगारी का मसला है, नौकरी देने का वादा किया था उन्होंने, बड़े बड़े बैंक करप्ट लोग जो है वो उनसे उनके साथ नजदीकी के रिश्ते आ रहे हैं, खबरें चल रही है, तस्वीरें जारी हो रही है, इसको क्या बीएसपी के लिए मुद्दा है? लगता है कि आप अपने मतदाता को ये बात बताएंगे? बिल्कुल, आज ये बहुत ही गंभीर और चिंतन का विषय है कि अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर होती जा रही है। जो सेंट्रलाइजेशन है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, आज केंद्र और की सरकार में अब एकदम से उनके हाथों से अब सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रीकरण, लेकिन अब वो उनके बस में नहीं है। जैसे एक नदी के तट को बांध दिया जाए और पानी जब बढ़ जाए तो तोड़ के निकल जाता है। आज इनके बस का नहीं रह गया है कि इस चीज को रोक सके। और इस आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए हम माननीय बहन जी जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला के दिखा दी है 4 बारों में, उससे आर्थिक नीति भी झलकी है, अनुशासन भी झलका और कानून भी झलका है। इसलिए 2019 में इस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए माननीय बहन जी का इस देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होना बहुत ही जरूरी है। क्या लगता है ये नीरव मोदी वाला मामला आप लोग के लिए प्रचार होगा, जो बैंक से 13-13 हजार करोड़ लोग रुपए लेकर भाग जा रहे हैं? देखिए माननीय, मेरा इस पर सीधा सा कहना है, वो पैसा लेकर के भागा नहीं, बल्कि ये जो सरकार है अपने चुनाव के लिए धन इकट्ठा किया है। क्यों? क्योंकि जिनके हाथ में राजपाट है, क्या उनके अनुमति के बिना एक परिंदा भी इस देश से बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। भाई जब इनके हाथ में सब कुछ है तो वो धन लेकर के बाहर कैसे गया? जबकि एक एक व्यक्ति का आधार कार्ड, फला कार्ड ये बैंक से जुड़वा रहे हैं, तो सारा जानकारी जब उनके पास है तो उनके पास इतना पैसा कैसे आया, बैंक उसको इतना लोन कैसे दिया, क्या सरकार को नहीं पता? तो ये जो गए हैं ये पैसा सब सरकार के ही पास है, वो लेकर के नहीं भागा। ये मीडिया में प्रोपोगंडा जरूर कर ले, यदि भागे होते तो जरूर ये उनको पकड़ लेते। जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं जो छोटा मोटा घपला घोटाला किए, ये उसको जेल के अंदर में बंद कर दिए। तो मैं तो सीधा कहूंगा, देश के अंदर ही देखिए बाबा रामदेव जैसे आदमी हैं जो कभी छोटा मोटा योग, पेट अंदर करो पेट बाहर करो सिखाता था, आज कितना करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा रहा है, जिससे सरकार टैक्स नहीं ले रही। तो टैक्स नहीं लेकर के सीधा सीधा उससे चुनावी पैसा ले रहा है। तो देखिए ये बीएसपी के साथ एक सौतेला व्यवहार होता है मीडिया का, और वो मीडिया जो है जबकि देखिए कितनी शार्प समझ रखते हैं उनके नेता, स्टेट प्रेसिडेंट और प्रवक्ता हो, डिस्ट्रिक्ट में जो उनके कार्यकर्ता है उनसे बात करके देखिए बहुत शार्प होते हैं। मीडिया का एक हमेशा से रवैया जो है वो बीएसपी के खिलाफ रहा है, और यहाँ तक कि मैं देखता रहा हूँ, जो मुझे अनुभव होता है कि उनके अपने ही लोग, बहुजन समाज के लोगों की नज़रों में उनकी पार्टी के बारे में इतने र्यूमर्स, इतने अफवाह खासकर मीडिया में फैलाया जाता है। उसका नमूना बता रहा हूँ, नोटबंदी के समय बीएसपी एक पहली पार्टी थी जिसने लीगल तरीके से 100 करोड़ रुपए जमा कराया था, उसको करप्शन का नाम दिया गया। जबकि सोच लीजिए कि बीजेपी की जो है 4 साल में पता नहीं राम मंदिर भी नहीं बना, विजय माल्या भी नहीं आया, काला धन भी नहीं आया, उनका बीजेपी का आलिशान
दफ्तर जरूर बन गया है दिल्ली में। तो ये भेदभाव होता है और बहुजन समाज के नाते बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुजन नेताओं के साथ भी भेदभाव होता है। और मीडिया कहीं ना कहीं इसके लिए बराबर की जिम्मेवार है, क्योंकि मीडिया में भी जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। इसलिए ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं वो बेहतरीन वक्ता नहीं होते हैं। मैंने आपको सबूत दिया, दिखाया बात करके कि छत्तीसगढ़ में जहां अभी कभी बीएसपी सत्ता में नहीं आई है, नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, उनके प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वो तमाम राजनीतिक मुद्दों की शार्प समझ रखते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रायपुर, छत्तीसगढ़।